गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग जो आइसोमरिज्म का ही पार्ट हम कवर करेंगे। आइसोमरिज्म एक्चुअल में जो आइसोमरिज्म चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है। आइसोमरिज्म में आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आता है। पहला जो आइसोमरिज्म की क्लासिफिकेशन होती है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। देन स्टीरियो आइसोमरिज्म दो तरह से होता है, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल फर्दर दो तरह से होता है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल हो चुका है, ऑप्टिकल हो चुका है, स्ट्रक्चरल भी हो चुका है। अब आज हम देखेंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। उसमें कन्फॉर्मेशंस में आज हम देखेंगे जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म होती क्या है, उसके अंदर कुछ आपके टर्म्स हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन, आपका स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक एंगल, स्टेरिक स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, सब क्या होते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स जो कंपाउंड्स को आइसोमर्स होंगे उनको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन इथेन, प्रोपेन और एंड ब्यूटेन, इन तीन कंपाउंड्स का इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे उनका कन्फॉर्मेशन आइसोमर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। देन दूसरे वीडियो में क्योंकि साइक्लोएल्केन का भी कन्फॉर्मेशन होता है तो साइक्लोएल्केन का जो कन्फॉर्मेशन कराएंगे तो उसमें आपका पहले थोड़ी सी उसकी स्टेबिलिटी जो तीन आपके थ्योरीज हैं जो साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। आपका एंगल स्ट्रेन जो बियर स्ट्रेन थ्योरी दिया था, कुल्सन मॉफिट थ्योरी दिया था, बनाना आपका सैच मॉर थ्योरी, इसको बनाना थ्योरी भी बोलते हैं, तो वो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको इन टॉपिक को अगर इसमें मतलब साइक्लोएल्केन के भी अगर हम कवर करेंगे इस आपके तो बहुत बड़ा आपका वीडियो बन जाएगा, फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो उससे आपका बढ़िया है कि आपका 1 घंटे का करीब वीडियो होगा जिसमें आपका कन्फॉर्मेशंस और जितने भी आपके एन ब्यूटेन तक है, इथेन एंड प्रोपेन, आपका प्रोपेन और एन ब्यूटेन, ये तीन कंपाउंड्स का जो कन्फॉर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे बनेंगे, क्या उनकी आपकी स्ट्रक्चर है, कौन कौन उनकी एनर्जी डायग्राम क्या है, ये सब चीज़ें हम आज इस आपके वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। आइसोमरिज्म आपका मान लीजिए आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म आपको मालूम है कि कंपाउंड्स जिनके आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होती है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। स्टीरियो आइसोमरिज्म ऐसे आइसोमरिज्म आपका ऐसे आइसोमर्स जिनकी जो ग्रुप्स जुड़े हैं उनका 3 डायमेंशन में स्पेस में, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये जो 3 डायमेंशन में उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो अरेंजमेंट आपका क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज होने का कारण अलग अलग आपके स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, उन अलग उनके अलग अलग थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज डिफर करती है, तो उसके कारण जो आपका एराइज होता है तो उसी को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन था, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल हो गया। अब देखेंगे कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल में होता क्या है, जैसे मानिए आपका कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन एक एंड है, ये दूसरा कार्बन एक एंड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को आप ऐसे क्या कर सकते हैं, इजीली 360 डिग्री पर इजीली रोटेट कर सकते हैं। तो इस रोटेशन के कारण जैसे सपोज मानिए एक आपका कार्बन के साथ एक आपका बॉन्ड ये हो गया, दूसरा आपका ये तीसरा और ये चौथा बॉन्ड आपका ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ। अब इसको रोटेट करेंगे तो रोटेट करेंगे तो आपका क्या होगा, ऐसे से जैसे ऐसे रोटेट करेंगे, जैसे ये सपोज एबव है तो जब रोटेट करोगे तो ये भी क्या आएगा, बिलो, ऐसे ऐसे अलग अलग। तो 360 पर जाएंगे तो पूरा ऐसे से पूरा ऐसे रोटेट होते जाएगा, अप डाउन, फिर धीरे धीरे से आपका बैक फिर एबव आएगा। तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपके अराइज हो रहे हैं ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड की रोटेशन के कारण जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अराइज हो रहे हैं उन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोली जाती है कन्फॉर्मेशनल, आपका कन्फॉर्मेशंस या कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशन आपका आइसोमर्स होता है। और ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो आपका फिनोमेनन होता है जो आपका अराइज होता है ड्यू टू रोटेशन अबाउट आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन जब हम करते हैं तो उसके कारण अलग अलग आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अलग अलग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिनको बोला जाता है स्पेशल अरेंजमेंट्स बोली जाती है। इसके कारण जो आइसोमरिज्म अराइज होता है तो उन्हीं को बोला जाता है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। सिंपल आपका सिंपल टर्म्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के कारण जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो आइसोमरिज्म अराइज होता है उनसे आइसोमरिज्म को बोलते हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं जैसे आपका ये है, अभी ऊपर आपके एबव की तरफ है, फिर थोड़ा सा रोटेट के नीचे, थोड़ा सा साइड में आएगा और रोटेट के नीचे और रोटेट के नीचे, तो ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोली जाती है कन्फॉर्मर्स बोलते हैं, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बोलते हैं, रोटामर्स भी बोलते हैं, रोटेशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। इनको कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को रोटेशनल आइसोमरिज्म भी बोला जाता है। इसलिए क्यों, क्योंकि किसके कारण अराइज हो रहा है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को जब हम रोटेट कर रहे हैं तो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये आइसोमरिज्म अराइज होता है, इसलिए उसको बोलते हैं रोटेशनल आइसोमरिज्म। अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको बोलते हैं रोटेशनल आइसोमर्स या रोटामर्स या कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। कन्फॉर्मेशन वर्ड आया स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, अबव है, डाउन है, अलग अलग एंगल्स पर आपका बन रहा है, इसलिए उनको बोलते हैं कन्फॉर्मेशंस, आपका कन्फॉर्मर्स या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स।
तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमरिज्म इन विच एटम्स ऑब्लिक ग्रुप्स ऑफ अ कंपाउंड हैव डिफरेंट 3D अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट। आपके 3D ये आपका वर्ब है, ठीक है, फिर थोड़ा सा डाउन हो गया, अलग अलग एक्सिस पर आपका, which arises due to free rotation about carbon single bond के आप जब रोटेशन करते हैं उसके कारण ये अराइज होता है। The various structures that arises due to rotation of single bonds are known as conformers, rotamers, conformational isomers या rotational isomers में लिखे हैं। इन सारे में से अब आउट ऑफ दिस, जैसा इसको हम आपको रोटेट करेंगे, ये सब जो स्ट्रक्चर्स है ये रोटेट कर रहे हैं 1 डिग्री पर, 2 डिग्री पर, 3 डिग्री पर, धीरे धीरे से रोटेट करें तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स। तो जब 360 पे आप रोटेट करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, इनफाइनाइट नंबर बोल सकते हैं। 0.001 डिग्री पर करो, 1 डिग्री पर, 1.5 पर करो, 1.75 पर करो, अलग अलग डिग्री पर आपका अलग अलग थोड़ा बहुत वेरिएशंस आएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स को, उन इनफाइनाइट नंबर स्ट्रक्चर्स को आपको 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया, स्टैगर्ड, इक्लिप्स्ड एंड आपका गॉच, या फिर इसको बोलते हैं स्टैगर्ड का बोलते हैं टू एक्सट्रीम फॉर्म्स। टू एक्सट्रीम फॉर्म्स का मतलब जैसे ये है, एक ही आपका ये ऐसे, तो आप देखो जैसे सर्कल होता है ना, ये सर्कल में एंगल कितना दीजिए, आपका सर्कल के एंगल कितनी होती है 360, ठीक है। अब इस सर्कल को ऐसे डिवाइड करो, 1 2 3 ऐसे डिवाइड किए, ठीक है, फिर इसको डिवाइड किए ऐसे 1 2 और ऐसे डिवाइड किए, तो कितना 6 बार। तो मैक्सिमम डिस्टेंस दो के बीच में कितना होता है, 360 को 6 डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा 60। तो मैक्सिमम डिस्टेंस दो ग्रुप के बीच में कितना आएगा 60 डिग्री, ठीक। एक स्ट्रक्चर ये हो गया, फिर प्लस एक इसी के जस्ट बगल में आ गया 0 डिग्री, दोनों ग्रुप के बीच में 0 डिग्री का डिफरेंस, तो वही बोला गया है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, आउट ऑफ दिस स्ट्रक्चर द 2 एक्सट्रीम फॉर्म्स आर नोन एज स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशंस एंड इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। इन दोनों बहुत सारे जो स्ट्रक्चर इसे रोटेट तुम करेंगे, इसे रोटेट करेंगे, आपको इसमें जो अभी बताया ऐसे आपका रोटेट करेंगे, तो रोटेट करेंगे एक टाइम ऐसे, जैसे ये कार्बन है ये कार्बन, दोनों क्या हो गए एकदम एक जैसे ऐसे, तो क्या होगा एकदम आगे पीछे हो गया। एक स्ट्रक्चर ऐसा है, इसको रोटेट कर दो ऐसे, तो क्या होगा एकदम डिफरेंट आपका, एक वर्ब है मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस पर, ये आपका ऐसे आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया ये, तो 60 डिग्री पर। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस जिस पर आपका मिनिमम रिपल्सन होती है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टैगर्ड। जब दोनों एकदम एक, इक्लिप्स का मतलब क्या ढक देना, एक दूसरे के सबसे नजदीक आ जाएंगे तो उनको बोलेंगे इक्लिप्स। और इन दोनों के बीच में जो जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको बोलते हैं स्क्यू या गॉच कन्फॉर्मेशंस बोलते हैं। स्ट्रक्चर बनाया हूँ, स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएगा। तो वहीं ये 3 तरह के मिनी स्ट्रक्चर्स आपके इसमें आपके आते हैं, स्टैगर्ड, आपका इक्लिप्स, ये दोनों एक्सट्रीम मतलब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस या सबसे कम डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको स्क्यू या गॉच कन्फॉर्मेशंस बोलते हैं। वेरियस कन्फॉर्मेशन अभी जो हम रोटेट आपका स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्क्यू, गॉच, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो मतलब कैसे हम देखें इसको, बोर्ड पर हम कैसे बनाएंगे। तो 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर्स हम आपका होता है उसको 2D में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो कन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छे 2 तरीके होते हैं। एक होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड होता है, और एक होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन। सबसे ज़्यादा न्यूमैन प्रोजेक्शन में ही उसको किसी भी कंपाउंड की जो आपका इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, उन कंपाउंड्स का जो भी हम कन्फॉर्मेशंस आपका ऑन पेपर ड्रॉ करते हैं तो वो करते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड से करते हैं। मोस्टली सॉहर्स से भी किया जाता है, लेकिन यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन मेथड से किया जाता है। ये मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कन्फॉर्मेशन आपका आइसोमर ऑफ इथेन का कैसे बनाएंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे। सिंपल अब एग्जाम्पल, इथेन का स्ट्रक्चर C2 आपका इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2H6। तो ये मैंने लिखा है, एक कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, एक कार्बन के साथ 3 और दूसरे के साथ 3, तो इसको माने कार्बन नंबर 1, इसको माना कार्बन नंबर 1। जो कार्बन नंबर 1 है वो फ्रंट कार्बन को मतलब जब हम इसको देखेंगे ऐसे, जब हम आप कार्बन जो ये कन्फॉर्मेशंस देखते हैं तब ऐसे नहीं देखते, हम ऐसे देखते हैं। तो ये फ्रंट जो हमारे तरफ दिख रहा है उसको बोलेंगे फ्रंट कार्बन, और जो पीछे की तरफ नहीं दिख रहा है उसको बोलेंगे हम रियर कार्बन। वही लिखा फ्रंट कार्बन, रियर कार्बन। कार्बन नंबर 1 इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं H1A 1B 1C। कार्बन नंबर 2 जो रियर कार्बन है इसके साथ जुड़ा है 2A 2B 2C। हम इसको नहीं, ये करना चाहिए। जब आप लिखेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे जब बनाएंगे तो आपको बहुत आसानी से जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अब इसको जो लिखा है, आप देखो ये स्टैगर्ड में आपको बताया ना मैक्सिमम। अब जैसे फ्रंट कार्बन को हम ऐसे जोड़ते हैं, फ्रंट कार्बन को जो आपको लिखना रहता है फ्रंट कार्बन, तो आपको ऐसे ये कार्बन ऐसे बीच में जोड़े जाते हैं, मतलब जब
बनाना होता है फ्रंट कार्बन का ये चीज़, तो बनाने का तरीका क्या होता है, आप ऐसे बनाइए ये कार्बन फ्रंट कार्बन, इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है ऐसे जुड़िए, ये जुड़िए और ये फ्रंट कार्बन रिप्रेजेंट करता है। रियर कार्बन जो सेकंड नंबर कार्बन है इसको हम एज ए सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस सर्कल के साथ ऐसे जुड़ना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, इस बीच कार्बन नहीं, क्योंकि ये है आपका रियर कार्बन और ये आपका फ्रंट कार्बन। नहीं मैंने लिखा, नहीं देखिए फ्रंट कार्बन और ये जो सर्कल है इसको क्या लिखा है, रियर कार्बन। तो फ्रंट कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, H1 HB H1C, H1AB 1B 1C। रियर कार्बन के साथ 2A 2B 2C, तो मैंने लिखा 2A 2B एंड 2C। ये स्टैगर्ड जब डिस्टेंस आपका क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है, मिनिमम रिपल्सन है, मोस्ट स्टेबल है, स्टैगर्ड। अब इसको डिटेल बताएंगे। इक्लिप्स ये देखिए एकदम इसके जस्ट पीछे आ गया, तो इक्लिप्स हो गया। और इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर आपका 1 और 60 डिग्री के, 0 और 60 डिग्री के बीच में कुछ भी एंगल, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 35 40 45 59 तक भी जा सकता है। तो 0 से लेके 59 तक आपका 1 से लेके 59 तक के एंगल में जो आप रोटेट करेंगे, और रोटेशन के बाद जो आपके स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को कलेक्टिवली एक साथ बोला जाता है स्क्यू या गॉच कन्फर्मेशन बोली जाती है। ये 3 स्ट्रक्चर्स, ये 1 2 ये 3, ये देखिए स्क्यू या गॉच होता है, ये क्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है। ये 3 स्ट्रक्चर्स आपके जो भी आपका कन्फर्मेशन आइसोमर, जो भी कंपाउंड के कन्फर्मेशन आइसोमर्स हम रिप्रेजेंट करते हैं। आज के आपके एल्केन के सैचुरेटेड आपका ओपन चेन एल्केन का करते हैं, यही 3 में करते हैं, स्टैगर्ड्स आपका क्या नाम है, इक्लिप्स एंड स्क्यू। और रिप्रेजेंट करने का तरीका है न्यूमैन प्रोजेक्शन, आपका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, देन आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो ये इंट्रोडक्शन पोर्शन हो गया कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म का। अब इसमें हम थोड़े से कुछ टर्म्स देखते हैं। टॉर्सनल एनर्जी, फ्री रोटेशन क्या होता है, टॉर्सनल एनर्जी आपका, फिर आपका एंगल स्ट्रेन, आपका टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल एनर्जी, एंगल स्ट्रेन, आपका स्टेरिक स्ट्रेन, ये सब चीज़ें देखते हैं। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इथेन का एंड आपका प्रोपेन का एंड देन एम्ब्यूटेन का। तो कुछ जो जनरल टर्म्स इस आपका कन्फर्मेशन आइसोमर्स में यूज होता है और उनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनालाइज होते हैं, तो वो चीज़ पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद एक एक 3 जो कंपाउंड्स हैं, एन आपका सॉरी इथेन का, आपका क्या नाम है, एन प्रोपेन का और एन ब्यूटेन का, जितने आपके कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उनकी एनर्जी किसको कौन कौन से उसमें आपके स्टैगर्ड है, कौन से, ये सारे के सारे आप एक्सप्लेन करके, तो आप देखेंगे आपका कुछ जो टर्म्स इसमें यूज होते हैं। अब है जो जैसे अभी बताया कि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को जब हम 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशन में आपका प्रेजेंट करते हैं, तो न्यूमन प्रोजेक्शन से करते हैं। फिर जब न्यूमन प्रोजेक्शंस बनाते हैं तो उसमें बेसिकली 3 स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं, स्टैगर्ड, इक्लिप्स एंड स्क्यू या गॉच। तो उसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टैगर्ड वो फॉर्म होता है जिसमें जो 2 आपके, जैसे ये आपका ये फ्रंट कार्बन है, ये रियर कार्बन, तो फ्रंट कार्बन रियर कार्बन, इनके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी है, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस, वो मैक्सिमम डिस्टेंस आपका होता है 60 डिग्री। जो ये दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस आपका होता है, ये होता है 60 डिग्री पर आपका होता है। द फारदेस्ट डिस्टेंस एट द फारदेस्ट डिस्टेंस दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस है। और इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों को 1 2 3 सबके बीच में दोगे, जितना आपका है 60 60 60 60 60 सबके बीच में जो डिस्टेंस आपका वो कितना 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके कारण जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स, जो हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच में जो रिपल्सन होगा वो रिपल्सन सबसे मिनिमम है। इलेक्ट्रॉन आपका जो पेयर्स है उनके बीच में जो रिपल्सन होगा वो आपका मिनिमम सबसे कम होगा। तो मिनिमम होगा तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इन तीनों में, स्टैगर्ड में, इक्लिप्स में, स्क्यू में, इन तीनों में स्टैगर्ड की सबसे ज़्यादा आपकी स्ट्रक्चर, आपके स्टेबिलिटी थी। तो स्टैगर्ड फॉर्म वो फॉर्म होता है किसी भी कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का जिसमें 2 जो आपके ग्रुप्स से आपके एटम्स के साथ, आपके कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होती है। दे आर एट 60 डिग्री सेल्सियस अपार्ट, 60 डिग्री सेल्सियस उन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। इलेक्ट्रॉन आपके जो रिपल्सन होता है मिनिमम होता है, एनर्जी आपकी मिनिमम होती है, जिसका कारण स्टेबिलिटी उनकी सबसे ज़्यादा होती है। तो वही आपका स्टैगर्ड फॉर्म। देन आप इक्लिप्स फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म में देखेंगे ये आपका ये जस्ट डॉट डॉट है, तो इसके जस्ट पीछे, इसके बीच में जो आपके वो है आपका डिस्टेंस वो 0 डिग्री पर है। आपका जैसे एक आ गया है, इसके जस्ट आपका पीछे तो 0 डिग्री पर है। तो इन आपके 1 2 6 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपके हाइड्रोजन है, इनके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स का आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सब एक दूसरे के बहुत नज़दीक है।
नज़दीक होने के कारण क्या है, रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। रिपल्सन सबसे ज़्यादा तो इन आपका क्या नाम है, एनर्जी सबसे ज़्यादा, इसके कारण स्टेबिलिटी सबसे आपकी कम होती है। तो वही इक्लिप्स फॉर्म कन्फर्मेशनल आइसोमर्स का वो फॉर्म होता है जिसमें कार्बन के साथ जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो ग्रुप्स नियरेस्ट सबसे नज़दीक है, मतलब 0 डिग्री आपके डिग्री 0 डिग्री पर आपके उनके बीच में जो डिस्टेंस है 0 डिग्री पर एक दूसरे के जस्ट पीछे है। तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होगा। रिपल्सन सबसे ज़्यादा तो फिर आपका क्या नाम है, एनर्जी आपकी सबसे ज़्यादा होगी, एनर्जी सबसे ज़्यादा तो आपकी स्टेबिलिटी सबसे कम आपका होगा। और इक्लिप्स जो वर्ड है ना, इक्लिप्स का मतलब जैसे सुनते हैं पढ़ते हैं ना, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब आपका ढक लेना। तो एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को क्या ढक ले, कब ढकेगा, जब एक ही लाइन में आ जाएंगे, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो उसी को बोलते हैं इक्लिप्स। एंड थर्ड आपका है स्क्यू एंड गॉस, कहते हैं इन दोनों के बीच में, मतलब जो पोजीशन रहेगी आप देखो 0 से 60, ये है आपका इक्लिप्स में क्या 0 डिग्री है और स्टैगर्ड में क्या 60 है। तो 0 से 60 के बीच में आपके जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं जहाँ आपका रोटेट करेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 1.5, तो 0 से 60 के बीच में रोटेशन के कारण जितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो सारे इसके सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं इस गॉस या स्क्यू में। अब इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे तो इससे क्या है, कम है, 60 डिग्री पर, लेकिन 60 डिग्री से क्या है, कम है। 0 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है। तो 0 डिग्री से ज़्यादा इसका मतलब आपके क्या नाम है, इनके बीच में डिस्टेंस इक्लिप्स से ज़्यादा है और स्टैगर्ड से कम है। तो इक्लिप्स से डिस्टेंस ज़्यादा है तो इक्लिप्स आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी भी आपकी कम होगी। यहाँ पर क्या स्टैगर्ड से क्या है, स्टैगर्ड से डिस्टेंस कम है, तो कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक है, इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक है तो इसमें उनके बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इसकी जो स्टेबिलिटी, स्क्यू या गॉस जो स्टेबिलिटी होती है इक्लिप्स से ज़्यादा और आपका स्टैगर्ड से कम आपका होता है। यही आपका स्क्यू या गॉस फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है आपको, जिसने वर्ड में जो लिखा है आपका स्टैगर्ड के बारे में, इक्लिप्स के बारे में, तो गॉस के बारे में मैंने यही चीज़ लिखा है कि मोस्ट स्टेबल 60 डिग्री अपार्ट होते हैं, लीस्ट एनर्जी होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन सबसे कम होता है। ये आपका लिस्ट स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि जो आपके ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप सबसे एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा, स्टेबिलिटी सबसे कम। और स्क्यू में आपका क्या होता है, स्क्यू में आपकी क्या नाम है, इन दोनों के बीच में इक्लिप्स से ज़्यादा डिस्टेंस, स्टैगर्ड से कम होता है, तो इसके कारण इन दोनों के बीच में रिपल्सन इक्लिप्स से कम होगा लेकिन स्टैगर्ड से ज़्यादा होगा। तो एनर्जी इक्लिप्स से कम होती है, स्टैगर्ड से ज़्यादा होती है, तो स्टेबिलिटी इक्लिप्स से ज़्यादा, स्टैगर्ड से कम। इन दोनों के बीच में जो स्टेबिलिटी होती है वो होता है स्क्यू एंड गॉस का। अब इसी में देखेंगे थोड़ा सा कुछ टर्म्स आते हैं आपके टॉर्सनल, स्टेरिक, उनको देखते हैं। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में आपके बहुत रोल इम्पोर्टेंट है इसका, और ये क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की जो स्टेबिलिटी होती है इन सब के ऊपर डिपेंड रहती है, तो उसी टर्म्स पे पूछ देते हैं। तो सबसे पहला है टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, जैसे बोले स्टैगर्ड में ये रोटेट करते हैं, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, स्टैगर्ड से इक्लिप्स, इक्लिप्स से आपका स्क्यू या स्टैगर्ड कैसे बनते हैं, तो ये जो जैसे ये है ना साइकिल व्हील, ये जो आपका सर्कल जो रियर आपका कार्बन है उस कार्बन को ऐसे सर्कल जैसे स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग की तरह मान के से उसको क्या करें, रोटेट कीजिए, रोटेट कीजिए। तो जब रोटेट करेंगे तो जैसे ये रोटेट किए एक दूसरे के नज़दीक आए, फिर थोड़ा रोटेट किए तो अलग होते एक दूसरे के नज़दीक। तो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, when the strain caused when a conformer rotates and changes away from the most stable conformation to least stable conformation, that is staggered to eclipsed। जब हम स्टैगर्ड से इक्लिप्स की तरफ हम आपको रोटेट करते हैं, चेंज करते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म को इक्लिप्स में कन्वर्ट करते हैं थ्रू आपका रोटेशन, तो उसमें क्या होता है, ये जो दोनों ग्रुप्स होते हैं, दोनों ग्रुप्स क्या हो गया, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, हाइड्रोजन भी नज़दीक, ये भी हाइड्रोजन नज़दीक, मतलब फ्रंट कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये भी नज़दीक, और ये आपका ये दोनों एक दूसरे को बहुत नज़दीक आ जाते हैं। तो इनके साथ इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज रहती है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के नज़दीक है तो उनके बीच में रिपल्सन स्टार्ट होती है। तो रिपल्सन के कारण वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी रिपल्सन मिनिमम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इस टाइप के स्ट्रेन का मतलब होता है खिंचाव। तो इस टाइप की जो स्ट्रेन आती है उसी स्ट्रेन को बुलाता है टॉर्सनल स्ट्रेन। जब आप इक्लिप्स आपके एक कन्फर्मेशन को दूसरे कन्फर्मेशन में, एक रोटामर्स को दूसरे रोटामर्स में, जब आप हम स्टेबल से स्टैगर्ड से इक्लिप्स में मोस्ट स्टेबल से लीस्ट स्टेबल की तरफ जब हम आपके कन्फर्मेशंस को चेंज करते हैं तो उस दौरान जो हाइड्रोजन होते हैं वो हाइड्रोजन एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। नज़दीक आने इक्लिप्स में क्या एक दूसरे के एकदम नज़दीक हो जाते हैं, तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स है उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन स्टार्ट होता है।
तो रिपल्सन स्टार्ट होने के कारण वो जो ग्रुप्स हाइड्रोजन वो एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। जब दूर जाएंगे तो आपको क्या वही खिंचाव आएगा उस मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसी खिंचाव को बोलता है टॉर्शनल स्ट्रेन बोलता है। तो वही लिखा है द स्ट्रेन कॉज्ड व्हेन अ कन्फॉर्मर रोटेट्स and changes away from more stable conformation to least stable conformation, that is staggered to eclipse. It is due to the repulsion between electron clouds of CH bond as they move close to each other in eclipse conformation, एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसमें आपका क्या होता है, अब रिपल्सन स्टार्ट होती है, उसी के कारण स्ट्रेन खिंचाव मॉलिक्यूल के अंदर आता है। दूसरा है टॉर्सनल एनर्जी। अभी जो हम कन्वर्ट करते हैं आपका स्टेगर से इक्लिप्स में, इक्लिप्स से स्टेगर में, स्क्यू में, तो कन्वर्जन के लिए जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी एनर्जी को, क्योंकि वो क्या है तो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं तो फिर आपका रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन होगा, एक दूसरे के दूर जाएंगे तो उसको ओवरकम करने के लिए हम बाहर से एनर्जी देते हैं। तो वही एनर्जी उस टॉर्सनल स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं बाहर से, जिससे कि एक कंफर्मर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी एनर्जी को बोली जाती है टॉर्सनल एनर्जी बोली जाती है। तो टॉर्सनल एनर्जी वही लिखे द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट the conformer about carbon-carbon single bond or the energy required to convert one conformer to one other. eclipse को staggered में, staggered को eclipse में या skew में एक दूसरे में कन्वर्ट करने में जो हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसी को बोलते हैं टॉर्सनल एनर्जी। ये जो टॉर्सनल स्ट्रेन है ना, यही टॉर्सनल स्ट्रेन इस इक्लिप्स का स्क्यू, जैसे अभी बताया ना कि आपका स्टैगर सबसे मोस्ट स्टेबल होता है और इक्लिप्स सबसे लीस्ट होता है और स्क्यू उन दोनों के बीच में होता है। तो ये जो टॉर्सनल स्ट्रेन है, क्योंकि आपका टॉर्सनल स्ट्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है इन आपका इक्लिप्स और स्क्यू जो मॉलिक्यूल आपके जो स्ट्रक्चर रहते हैं उनकी अनस्टेबिलिटी के लिए या लेस स्टेबिलिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आपका टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। क्यों? क्योंकि नजदीक है, रिपल्सन आपका होता है। ठीक, तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन, उसी को दूर करने के लिए जो एनर्जी हम बाहर से सप्लाई करते हैं टॉर्सनल एनर्जी हो गया। एंगल स्ट्रेन नाम से देखो, स्ट्रेन सिंपल सी वर्ड है खिंचाव, तो जिसके कारण मॉलिक्यूल के अंदर खिंचाव होता है, जिस चेंजेस के कारण, वही उसका नाम आ गया एंगल। टॉर्सनल आपके रिपल्सन के कारण। एंगल, जब आप एंगल चेंज करते हैं, आपके एंगल जब चेंज करेंगे, जो नॉर्मल आइडियल एंगल होता है उस एंगल से जब डेविएट होगा आपके मॉलिक्यूल में एंगल, तो उसके कारण जो खिंचाव आती है उसी को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। वही है डेविएशन ऑफ द बॉन्ड एंगल फ्रॉम आइडियल एंगल कॉजेज स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। जैसे आपके जितने भी एल्केन मॉलिक्यूल होता है, जैसे आपका इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप कुछ भी लीजिए, ब्यूटेन आप प्रोपेन ले लीजिए, प्रोपेन में जो आपका बॉन्ड है आपका क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, एल्केन है, सैचुरेटेड है, तो उसमें बॉन्ड एंगल होती है 109.5 डिग्री। लेकिन साइक्लोप्रोपेन आपका होता है, साइक्लोप्रोपेन भी क्या आपका सैचुरेटेड ही है, आपका साइक्लिक कंपाउंड है लेकिन सैचुरेटेड एल्केन आपका, ठीक है, सैचुरेटेड एल्केन है आपका, साइक्लिक है, लेकिन उसमें जो बॉन्ड एंगल होती है वो 60 डिग्री होना कितना चाहिए, क्योंकि उसमें भी sp3 है। तो sp3 जितने भी मॉलिक्यूल जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उनकी जो बॉन्ड एंगल होती है वो 109.5 डिग्री होती है। लेकिन साइक्लोएल्केन में क्या है, आपका sp3 है लेकिन बॉन्ड एंगल कम हो जा रहा है, तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के नजदीक आ गए तो रिपल्सन होगा, उसमें होगा रिपल्सन होगा तो क्या आपको फिर दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो वही एंगल में क्या होगा, स्ट्रेन एंगल में खिंचाव आता है, तो उसी खिंचाव को बोली जाती है एंगल स्ट्रेन बोली जाती है। लास्ट है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक का मतलब बल्कि ग्रुप, स्टेरिक हिंड्रेंस पढ़े सुने होंगे, तो स्टेरिक का मतलब होता है बल्कि, किसी भी बल्कीनेस के कारण या बल्कि ग्रुप के कारण कोई चीज आपकी डिफिकल्टी आती है तो ये होता है आपका स्टेरिक। तो नाम से स्टेरिक स्ट्रेन, जब आपका जैसे रोटेट कर रहे होते हैं, तो रोटेट कर रहे हैं तो जो बल्कि, जैसे यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप ले लो, प्रोपाइल ले लो, ब्यूटाइल ले लो, साइक्लोएल्काइल ले लो कोई भी, तो वो बल्कि ग्रुप है, तो बल्कि ग्रुप है तो एक दूसरे के नजदीक आएंगे, एक दूसरे के जितने ज्यादा नजदीक आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी वहाँ बहुत ज्यादा होगी तो उनके बीच में रिपल्सन। तो बल्कि ग्रुप के कारण जो आपके स्ट्रेन आती है, बल्कि ग्रुप जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसके कारण मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, खिंचाव आती है, उसी खिंचाव को बोली जाती है स्टेरिक स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब सिंपल खिंचाव होता है, तो वही लिखिए स्ट्रेन कॉज्ड व्हेन बल्कि ग्रुप्स आर फोर्स्ड टू कम क्लोज टू ईच अदर। जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसके कारण दोनों के बीच में रिपल्सन होता है तो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस बल्कि ग्रुप के कारण जो आपके मॉलिक्यूल के अंदर खिंचाव आती है, स्ट्रेन आती है, उसी स्ट्रेन को बुलाता है स्टेरिक स्ट्रेन बुलाता है। तो ये चार आपके 3 तरह के स्ट्रेन है, ये आपके एनर्जी है, ये सब आपका डेफिनेशन पूछता है। तो एनर्जी कोई भी कन्फर्मेशन को एक कन्फर्मेशन से दूसरे कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी जो हम सप्लाई करते हैं उस एनर्जी को क्या बुलाता है, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होता है, एंगल स्ट्रेन क्या होता है, आपका स्टेरिक स्ट्रेन क्या होता है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव्स में भी, सब्जेक्टिव्स में भी। तो ये आपके टॉर्सनल स्ट्रेन, आपका टॉर्सनल एंगल स्ट्रेन
और स्टेरिक एस्टर। अब इसमें हम एक एक करके जो आपके इसमें दिया गया है, कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, कन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन एंड कन्फॉर्मेशन ऑफ एन-ब्यूटेन। तो जो एलिफेटिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें का आपके कन्फॉर्मेशन मिलता है, उन कंपाउंड्स को आप देखते हैं एक एक करके, पहले इथेन का, फिर प्रोपेन का, फिर आपका एन-ब्यूटेन का। ठीक है, तो आप देखेंगे आइसोमरिज्म एक एक कंपाउंड। अब है कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म इन इथेन का। इथेन में जो आपका पहला कंपाउंड है एलिफेटिक कंपाउंड जो कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को शो करता है। तो ये आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होता है इथेन का, C2H6 स्ट्रक्चर आपका ये CH3 कार्बन कार्बन। इस कार्बन इसको हमने फ्रंट कार्बन माना है, इसको हमने कार्बन नंबर 1 को फ्रंट कार्बन, कार्बन नंबर 2 को रियर कार्बन, कार्बन नंबर 1 के साथ जो हाइड्रोजन है H1 Hb H1c, 2 के साथ है जो रियर कार्बन है H2a 2b एंड 2c ये माना है। अभी क्यों फॉर्म करता है एक्चुअल में, आपका ये क्यों शो करता है वो चीज मैंने यहाँ ऑर्बिटल पिक्चर है, कार्बन है, इसमें आपका क्या आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक sp3 एक sp आमने सामने आपका क्या नाम है ओवरलैप किया, तो ये बना आपका सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड को आप इजीली क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ये और आपका ये कार्बन सामने सामने आपका ओवरलैप हुआ, सिंगल बॉन्ड बना है, आप इसको इजीली ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो इसी रोटेशन के कारण आपका अलग अलग ये आपका क्या नाम है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट बनता है। वही आपका रीजन है इथेन मॉलिक्यूल कन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करता है। अब ये देखिए इसमें 2 मिथाइल में लिखा मैंने, द 2 मिथाइल ग्रुप्स इन इथेन मॉलिक्यूल कैन बी रोटेट। ये जो मॉलिक्यूल आपका ये दोनों इसका आप ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट करने के बाद ही आपका अलग अलग आपका स्पेस में अलग अलग अरेंजमेंट बनता है। ठीक, और बहुत सारे अरेंजमेंट बनते हैं, उनमें से 3 जैसे आपको बताया, जब आप रोटेट करेंगे ना आपका 0 से लेकर 60 डिग्री तक 360 आपका, तो बहुत वेरिएंट आपका बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनेंगे। उसमें से उन सबको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्टैगर्ड, मोस्ट स्टेबल जैसे भी बताया, इक्लिप्स, लीस्ट स्टेबल, और इन दोनों के बीच में जितने स्ट्रक्चर बनते हैं उनको बनाता है स्क्यू या गॉच बनाता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको बनाया है आपका वेरियस जो स्टैगर्ड, स्क्यू या फिर आपका जो इक्लिप्स स्ट्रक्चर है आपका इथेन का रोटेशन करने के बाद जो बना है उसको मैंने दिखाया है। अब यहाँ देखिए जैसे ये पहला मैंने आपको बनाया है H1a H1b H1c, आपका ये फ्रंट कार्बन, ये फ्रंट कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन 1a 1b 1c, रियर कार्बन 2a 2b 2c। अब किसी भी जो कंपाउंड है इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, उसका कन्फर्मेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो फ्रंट कार्बन है ना, फ्रंट कार्बन के साथ जो अपने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जो भी ग्रुप्स जुड़े हैं, उन ग्रुप्स की पोजीशन फिक्स उसको चेंज नहीं करना, उसको ऐसा लिखते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको, जो रियर कार्बन है ये आपका जो सर्कल में रियर कार्बन, तो उसको स्टीयरिंग मान के चलिए, स्टीयरिंग, और उसको रोटेट कीजिए कितने 60 डिग्री पर। अब ये आपको ये जैसे ये 1 2 3 है, 1 है 2 है 3, ये जो है आपका 1 है, ये आपका 1 2 एंड 3, तो 120 120 120, इसको बीचों बीच आप ऐसे करेंगे तो कितना 60 डिग्री। तो रोटेशन जो किया जाता है आपको डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनाने के लिए, या तो 60 डिग्री पर किया जाता है या फिर आपका 0 से 30 डिग्री पे किया जाता है। बस ये तो आपको 0 to 60 डिग्री के जो बीच में होता है, तो 1 से लेकर 59 डिग्री तक उसको रोटेट किया जाता है। तो वही एक हमने 30 डिग्री, तो बेसिकली पहले आपको 60 डिग्री पर, और जब 60 पर करेंगे देखो अब इसी को रोटेट करना है, जो सर्कल है ना सिर्फ इसी को रोटेट करना है। रोटेट करेंगे, अब बीचों बीच H1a के बीच में क्या है 2a है, A1a 1c के बीच में क्या 2c है, और 1b 1c के बीच में क्या 2b। अब इसको रोटेट करेंगे तो 2a 1b के पास आएगा, 2b 1c के पास जाएगा, ये इधर जाएगा, तुम्हें लिखे। तो फ्रंट कार्बन उसके साथ जो ग्रुप जुड़े हैं उनके पोजीशन को कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ रियर वाले को चेंज करना है। तो रियर देखो अब ये H2a आ गया, यहाँ पर जो था 2b यहाँ पर आ गया, 2c जो यहाँ पर था कहाँ चला गया, यहाँ पर चला गया, तो ये बना। फिर उसी तरह इसको रोटेट कीजिए, आपको देखने से लगेगा सारे स्ट्रक्चर तो सेम ही है, सेम नहीं है, सेम इन द सेंस नहीं है कि पोजीशंस जो रियर कार्बन के साथ हाइड्रोजन है उनकी पोजीशंस क्या, और ये चेंज है, और उसको उसी को डिफरेंशिएट करने के लिए हाइड्रोजन को नंबर मैंने दे दिया 1a 1b 1c 2a 2b 2c, ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो उसी तरह अब इसको रोटेट कीजिए, तो 2c 1a के बगल में 2c है, तो देखिए 2c यहाँ आ गया, 1b के बगल में 2a 2a बीच में आ गया, 2b 1c के बगल में क्या 2b है, तो ये चला गया है 2b। अब इसको फिर से 60 डिग्री पर फिर से इसको 60 डिग्री रोटेट कीजिए, तो ये 2b इसके साथ आएगा, ये 2c इसके साथ आएगा, ये 2a इसके साथ आएगा,
फिर इसको रोटेट कीजिए तो 2b कहाँ गया, यहाँ आया, 2c कहाँ, यहाँ गया, 2a कहाँ, यहाँ पर है। फिर इसको रोटेट कीजिए, इसको रोटेट कीजिए, इसको रोटेट करके 2b कहाँ आएगा, 1b के पास है, 2a कहाँ जाएगा, 1a के पास जाएगा, और ये जो 2c कहाँ जाएगा, 1c के पास जाएगा। इसको फिर से 60 डिग्री पर रोटेट कीजिए तो 2a बीच में गया, 2b इसके बीच में आएगा, ये 2c जो 1c के बगल में था यहाँ आ गया। अब स्ट्रक्चर 7 और स्ट्रक्चर 7/1 लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर 7 और स्ट्रक्चर 1 दोनों को कंपेयर करो, एकदम सिमिलर है। 1a bc, इन दोनों के बीच में 2a है, 2b है एंड 2c, इन दोनों का स्ट्रक्चर आपका। तो ये एक आपका 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर एक जैसे, ये आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। जब 60 डिग्री पर आपने क्या किया, रोटेट किया। जब 30 डिग्री पर रोटेट किया, इसी को देखिए आपने 30 डिग्री पर रोटेट किया, 30 मतलब थोड़ा सा इधर, 60 यहाँ पर आएगा, 30 तो इन दोनों के बीचों बीच, 2a यहाँ पर आएगा, 2b इन दोनों के बीचों बीच यहाँ पर आएगा, 2c इन दोनों के बीच यहाँ पर चला गया। ये आपका ये 8वां स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर देखिए 2 आपका ये सब बन गया जब आपने 60 डिग्री पर रोटेट किया, और ये जब बन गया कब आपका जो आपने 30 डिग्री पर रोटेट किया। अब इसी में हम आपको बताते हैं कौन से स्ट्रक्चर्स स्टैगर्ड है, कौन से इक्लिप्स्ड हैं, और कौन से इसमें आपके स्क्यू या गॉच है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, वो चीज़ आप देखते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपका ये हो गया, ये आपके हो गए कॉन्फॉर्मेशन से। अगर पूछेगा राइट द कॉन्फॉर्मेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेन, तो ये स्ट्रक्चर से ड्रॉ करके आपको लिखना बस हो गया। आपको यही आपका कॉन्फॉर्मेशनल आपका आइसोमर्स ऑफ इथेन का स्ट्रक्चर पूछेगा, तो यही आपको रोटेट करना है। तो अब है, अब देखिए जो स्ट्रक्चर नहीं बना है, ड्रॉ आपका किया, जो इथेन का डिफरेंट रोटेशनल आपका आइसोमर्स ड्रॉ किए कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, उनकी कौन से एक जैसे हैं, कौन से स्टैगर्ड है, कौन से स्क्यू है, कौन से इक्लिप्स्ड है, वो है। अब से पहला केस स्ट्रक्चर 1 3 5 7, स्ट्रक्चर 1 देखिए, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 5 एंड स्ट्रक्चर 7। ये 4 स्ट्रक्चर में देखेंगे जो 2 ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन मतलब आपका फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन, इन दोनों के बीच में जो आप इनके साथ जो 2 ग्रुप जुड़े हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस मैक्सिमम में कितना, 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जिसमें आपके रियर कार्बन फ्रंट कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े हैं उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस है तो रिपल्शन मिनिमम होगा, रिपल्शन मिनिमम होगा तो एनर्जी भी क्या होगा, मिनिमम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा। ये 4 स्ट्रक्चर्स कौन से हो गए, ये स्टैगर्ड स्ट्रक्चर्स हो गए। वही लिखे हैं, इन दिस स्ट्रक्चर्स द 2 ग्रुप्स lie at the farthest distance, so minimum repulsion, thus maximum stability among all these structures are staggered conformation। इन्हीं को आपका staggered conformations होता है। स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 5 एंड स्ट्रक्चर 7, ये 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके staggered conformers हैं। अब ये केस 2, स्ट्रक्चर 2nd 4 एंड 6, 2nd 4 एंड 6, इसमें देखिए हाइड्रोजन 1H आपका जो फ्रंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसी के जस्ट पीछे क्या है, इसके साइज में सेम, इन तीनों में वही जो आपके फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन, इन दोनों के साथ जो ग्रुप्स जुड़े हैं, हाइड्रोजन इस केस में जो हाइड्रोजन है वो दोनों क्या एक दूसरे के एकदम अगल बगल ऐसे बैक में पीछे, मींस डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मिनिमम है। मिनिमम डिस्टेंस है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आपके बहुत नजदीक होंगे, नजदीक होंगे तो रिपल्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। रिपल्शन मैक्सिमम होगा तो आपकी क्या नाम है, एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये जनरल रूल है, जिस भी आपकी सिस्टम में एनर्जी जितना ज़्यादा रहेगी, एनर्जी ज़्यादा रहेगा मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल हमेशा मूवमेंट करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, और जितने ज़्यादा मूव करेंगे उतने ज़्यादा उस मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबिलिटी कम होगा, अनस्टेबल ज़्यादा होगा। तो इसमें भी वही है, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 4 एंड स्ट्रक्चर 6, इनमें रियर कार्बन फ्रंट कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है, ये हाइड्रोजन एकदम सबसे नज़दीक में है। 0 डिग्री आपका जो डिफरेंस उनके बीच में डिस्टेंस का होगा 0 डिग्री, तो इससे आपका रिपल्शन सबसे ज़्यादा है, एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। तो इन स्ट्रक्चर्स को बुलाता है इक्लिप्स स्ट्रक्चर बुलाता है। वही लिखा है, इन दिस स्ट्रक्चर द 2 ग्रुप्स lie at the nearest distance, so maximum repulsion and thus minimum stability and highest energy among all। जितने ये स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा 2, 4, 6 की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। देन केस 3, 8th आपका स्ट्रक्चर, ये 8th। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ये कब बने हैं, जब हम रोटेशन कर रहे हैं एट 60 डिग्री से आपका डिग्री पर। अब रोटेशन जब हम 30 डिग्री पर करेंगे, मतलब आपका यहाँ से थोड़ा सा ये 30 डिग्री पे की देखिए, इसी 30 डिग्री यहाँ पर है तो इसके नज़दीक आया, इसको इसके नज़दीक, ये इसके नज़दीक। तो अब जब कंपेयर करेंगे इस स्ट्रक्चर को 8 को फर्स्ट से और सेकंड से दोनों से कंपेयर कीजिए, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है
इससे क्या, इसमें ज़्यादा है, इससे थोड़ा कम है, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम, ठीक है, मीन्स स्टैगर्ड से कम है, इक्लिप्स से ज़्यादा। तो इसका मतलब रिपल्सन भी इक्लिप्स से कम होगा, स्टैगर्ड से ज़्यादा होगा। तो एनर्जी भी इक्लिप्स से आपका क्या होगा, रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी आपकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इससे आपका एनर्जी, इससे क्या नाम है, इक्लिप्स एनर्जी कम है, लेकिन इससे क्या है, ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी भी इसमें क्या होगा, इक्लिप्स से ज़्यादा है, और आपकी जो स्टैगर्ड है इससे आपका कम है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्क्यू स्ट्रक्चर बोला जाता है। वही मैंने लिखा है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड at 30 degree. In it, the group lie in between staggered and eclipsed structures distance, so its energy is more than eclipsed and less than staggered. Thus, stability is more than eclipsed and less than staggered. इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्क्यू या गॉच। इसी कन्फर्मेशन को बोलते हैं स्क्यू या गॉच। सो यही आपका इथेन की जो कन्फर्मेशन आइसोमर्स। अब एक टोटल कितना नंबर आइसोमर्स बनते हैं, तो टोटल एक्चुअली 3 बनते हैं, एक स्टैगर्ड, एक इक्लिप्स, एक स्क्यू। स्क्यू तो बहुत सारे, लेकिन मेन जो माना जाता है यही 3 आपके बनते हैं स्टैगर्ड। सो टोटल नंबर ऑफ आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इन इथेन इज 3। एक स्टैगर्ड बनता है, एक इक्लिप्स बनता है, और एक स्क्यू बनता है। यही 3 स्ट्रक्चर्स आपके बनते हैं। एक से मैंने यहाँ लिखा है टॉर्सनल एनर्जी। अब टॉर्सनल एनर्जी अभी जैसे इसमें आपका बताया था, टॉर्सनल एनर्जी वो एनर्जी होता है जब हम एक कन्फर्मेशन को दूसरे कन्फर्मेशन में कन्वर्ट करना होता है थ्रू रोटेशन, तो उसके लिए हमें बाहर से जो एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे जिससे कि टॉर्सनल स्ट्रेन को हम ओवरकम कर सकें, और आपका जो कन्फर्मर्स है, एक कन्फर्मर दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, तो वो जो एनर्जी की वैल्यू होती है उसी एनर्जी को बोला जाता है टॉर्सनल एनर्जी। इस केस में इथेन में जो टॉर्सनल एनर्जी आपका जो एक वैल्यू होती है वो 3 किलो कैलोरी पर मोल या 12 किलो जूल्स पर मोल। वैल्यू याद रखिए, ये क्वेश्चन आपका पूछता है टॉर्सनल एनर्जी इन आपका इथेन, टॉर्सनल एनर्जी फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ इथेन कितना होगा, 3 किलो कैलोरी पर मोल या 12 किलो जूल्स पर मोल। और ये जो एनर्जी है ना, ये जो रूम टेम्परेचर है हमारा 25 से 30 डिग्री, इस रूम टेम्परेचर पे ये एनर्जी इन इथेन मॉलिक्यूल्स के पास इजीली अवेलेबल होता है। इसलिए ये जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए कन्फर्मेंस, ये एक दूसरे में हमेशा कन्वर्ट होते रहते हैं। आपका स्टैगर्ड इक्लिप्स में, इक्लिप्स स्टैगर्ड में, आपका इसमें अगेन इक्लिप्स स्टैगर्ड में, सब एक दूसरे से आपके एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। क्योंकि जो एनर्जी है, टॉर्सनल एनर्जी की वैल्यू है वो 3 किलो कैलोरी पर मोल है या 12 केजी पर 12 केजी जूल्स पर मोल आपका ये वैल्यू। तो ये एक दूसरे से आपके एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो यही है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन इथेन। अब हम देखेंगे कन्फर्मेशनल आपका आइसोमरिज्म इन प्रोपेन एंड देन आपका एन ब्यूटेन। तो प्रोपेन ये इथेन में हमने सबसे आपका बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आप जो भी आप बनाएंगे थे आपका प्रोपेन का, तो उसको आपके शॉर्ट में क्या करेंगे, धीरे धीरे इसको शॉर्ट में करते जाएंगे ताकि आप इजीली इसको समझ सके। बेसिक आपका जो है इथेन को ही लेकर बनाया जाता है, क्योंकि इथेन सबसे पहला मेंबर है जो आपका कन्फर्मेशनल आइसोमर्स शो करता है। इसके बाद जो भी आपके प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, पेंटेन जो भी आपका शो करेगा, हम ये मान के चलते हैं कि इथेन की डेरिवेटिव, एंड देन आपका सेम स्ट्रक्चर उसी तरह बनेगा इसमें। तो अभी बना के दिखाते हैं प्रोपेन का। देन अब है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म इन प्रोपेन। प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8 आपका होता है ये स्ट्रक्चर, 1 2 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और आपके साथ 3 हाइड्रोजन। अब देखिए कोई भी आपका जो एल्केन्स होते हैं, जो एल्फेटिक स्ट्रेट चेन है, उनका अगर दिया जाए आपको कि इसका आप कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनाइए, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। एक्चुअली सबसे पहला आपका जो कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म एल्केन में शो करने वाला होता है आपका इथेन, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल। मीथेन शो नहीं करता, सिर्फ इथेन से स्टार्टिंग होता है। तो ये मान लीजिए कि जो बाकी इथेन के बाद जो भी आगे के हायर आपके एल्केन्स हैं, दे आर डेरिवेटिव ऑफ इथेन, उनको डेरिवेटिव मान लीजिए इथेन। देन आपको तब ऐसा मानेंगे, और उसके बाद जो मॉलिक्यूल दिया गया है, मॉलिक्यूल जिसके आपको कन्फर्मेशन आइसोमर्स निकालना है, उसमें क्या कीजिए, आप 2 कार्बन, आप कोई भी शुरू से बीच में से कहीं से भी 2 कार्बन को एक साथ उसको मान, एक 2 कार्बन जो इथेन का है वो आपको क्या नाम है, उसको सर्कल कर लीजिए, एंड देन बाकी ग्रुप को ऐसा कीजिए जैसे ये कार्बन, जैसे ये आपका प्रोपेन का। तो 1 2 3 प्रोपेन देखिए 1 2 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ये कार्बन। अब इसको हम कैसे इसका अगर निकालना होगा, तो देखिए 2 रोटेशन आप C1 C2 इसके ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, C2 C3 भी कर सकते हैं। तो अब 2 कार्बन यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों के बीच में दोनों आपके क्या कहें रोटेशन हो सकता है। रोटेशन होगा तो दोनों आपका अलग अलग दिखाएगा, क्या नाम है, कन्फर्मेशन आइसोमर्स शो करेगा। तो उस केस में क्या तरीका होता है, एक एक निकालना होता है। जैसे C1 C2 इसको ऐसे मान लीजिए,
C1 C2 ये वाला। अब C1 के साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, C2 के साथ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और तीसरा CH3 एज सिंगल ग्रुप जो हाइड्रोजन इथेन में मानते हैं। इथेन में क्या होता है, एक दो तीन हाइड्रोजन, फिर दूसरे कार्बन के साथ भी एक दूसरा हाइड्रोजन, और तीसरा क्या हाइड्रोजन की जगह जो ये ग्रुप एज अ होल एक मॉलिक्यूल के एक ग्रुप के रूप में काम करेगा। तो CH3 आपका ये हो गया। ये C1 C2 के अब जब बीच में रोटेशन होगा उसके केस में, अब C2 C3 के बीच में रोटेशन होगा, तो उस केस में आप क्या कीजिए, C2 और C3 ये जो आपका C2 C3 इसको मान लीजिए आपका इनके बीच में रोटेशन होगा। तो C3 आपका एक दो तीन हाइड्रोजन, एक दो तीन हाइड्रोजन, और C2 एक दो हाइड्रोजन, और तीसरा ग्रुप क्या होगा आपका एज ए मिथाइल ग्रुप होगा। तो उस केस में आप ये हो गए। तो दोनों केस में आपका एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, एक आपका मिथाइल ग्रुप। दोनों केस में ऐसे ही होता है। तो जब आप ये करेंगे, आप क्या नाम है, ऐसे जब आप उस दिए हुए कंपाउंड को जिसका कन्फर्मेशन आइसोमर्स आपको लिखना है, ऐसे जब आप उसको अरेंज कर लेंगे, उसमें से इथेन मॉलिक्यूल ले लेंगे, उसको सर्कल कर लीजिए। इथेन में दो कार्बन होता है, कार्बन के साथ आप देखिए उस कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप जुड़ा, उसको एज सिंगल ग्रुप लीजिए। यहीं पर सी आपका सी कार्बन, इसके साथ तीन हाइड्रोजन, जिसको मिथाइल को सिंगल ग्रुप लीजिए, मिथाइल को सिंगल ग्रुप लीजिए। ये मान लिए कि ये इथेन मॉलिक्यूल है, इथेन में एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, एक मिथाइल। सेम यहाँ भी एक कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, एक मिथाइल। ऐसे मान के अगर आप बनाएंगे कन्फर्मेशन आइसोमर्स, तो आप बहुत आसानी से इजीली बना लेंगे। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो इथेन का आपको बना है सेम चीज यहाँ भी करेंगे। यहाँ भी आप देखेंगे तो स्टैगर्ड जब C1 C2 इसके बीच में आप जब आप क्या नाम है रोटेशन करेंगे, तो सेम ये जैसे मान लीजिए फ्रंट कार्बन हो गया, ये आपका रियर कार्बन हो गया, तो फ्रंट कार्बन के साथ H1 Hb ये लिखा हुआ है और ये आपको ये रखा हुआ है, तो ये स्टैगर्ड हो गया, इक्लिप्स हो गया, स्की हो गया। उसी तरह C2 C3 इसके बीच में जब आप रोटेशन करेंगे ये तीन स्ट्रक्चर बनेगा स्टैगर्ड। ये देखिए तो C2 C3 के साथ आपका ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया। फ्रंट कार्बन से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीसरा मिथाइल, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा मिथाइल, C2 है। इसके साथ तीन हाइड्रोजन है, एक दो तीन हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ऐसे आप स्टैगर्ड हो गया, इक्लिप्स हो गया, ये आपका स्की हो गया। ये जब C1 C2 के बीच में जब रोटेशन होगा तब ये तीन बनेंगे, और जब C2 C3 के बनेगा तब आपका तब उस केस में रोटेशन होगा तब ये तीन बनेंगे। मैंने ये स्ट्रक्चर लिखा है, C1 C2 के बीच में जब आप रोटेशन करते हैं 60 डिग्री 30 डिग्री पर, तो क्या क्या स्ट्रक्चर बनेगा वही चीज जैसा ये लिखा है, ये स्ट्रक्चर है। अब इसको आपने ऐसे रोटेट किया 60 डिग्री पर, ये CH3 इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, इसके पास यही है H1 ये इसके पास, फिर ऐसे रोटेट होते जाएगा। तो CH3 H के साथ CH3, फिर यहाँ CH3, फिर यहाँ H के साथ H, यहाँ CH3, फिर H CH3, ऐसे आपके करके 7 स्ट्रक्चर जैसे आपके इथेन में बने थे वैसे ही इसमें भी आपके 7 स्ट्रक्चर बनेंगे जब 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे, और एक स्ट्रक्चर जब आप आपके 30 डिग्री पर रोटेट करेंगे उस केस में बनेगा, ठीक है। अब इसमें सेम स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्की। अब स्टैगर्ड आपको बताया था, स्टैगर्ड वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आपके जो दो ग्रुप के बीच में, मतलब दो कार्बन के साथ जो ग्रुप जुड़े उनके बीच में 60 डिग्री पर आपका, तो स्ट्रक्चर 1 3 5 7 इसमें सबसे आपके क्या है, आपके जो ग्रुप्स हैं ये देखिए 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। लेकिन इसमें भी एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ देखो लिखा 5 ग्रेटर देन 1 3 7 इक्विवेलेंट, और 5 इन 3 से ज्यादा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए HCH3, अब इसमें देखिए H के बगल है तो 60 डिग्री, लेकिन CH3 है, यहाँ भी H 60 डिग्री है, यहाँ पर H का जस्ट अपोजिट है, यहाँ क्या अगेन बगल है H और CH3 इनके बीच में यहाँ 180 डिग्री है, यहाँ 60 है, यहाँ 60। तो रिपल्सन इस केस में जो फिफ्थ स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट मिथाइल ग्रुप है, तो इस केस में रिपल्सन सबसे मिनिमम होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 3, 5 और 7 में। तो 5 में सबसे कम होगा, 1, 3 और 7 में एक बराबर होगा। इसीलिए मैंने लिखा है स्ट्रक्चर 1, 3, 7 इनकी स्टेबिलिटी एक जैसी है, क्योंकि आपकी जो दोनों के बीच में दूरी एक बराबर है, तो रिपल्सन भी एक बराबर होगा, तो स्टेबिलिटी भी एक बराबर होगी, एनर्जी भी एक बराबर होगी। 5 में क्या है, डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी आपका क्या नाम है, रिपल्सन सबसे कम होगा, एनर्जी सबसे कम होगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो वही है स्ट्रक्चर 5 मोस्ट स्टेबल है। देन आपका स्ट्रक्चर 1, 3 एंड 7 जो है ये स्टैगर्ड है, ये एक बराबर है। अब आ गया स्ट्रक्चर 2, 4, 6, ये स्ट्रक्चर 2, 4, 6 जहां पर दोनों ग्रुप एक दूसरे के एकदम क्या है, इनके बीच में डिस्टेंस की जो दूरी है, डिस्टेंस है वो क्या है 0 डिग्री, मतलब एक दूसरे के एकदम पूरे नजदीक है।
तो ये मोस्ट आपके अनस्टेबल होते हैं, इसको बोलते हैं इक्लिप्स। और CH3 यहाँ भी CH3H है, यहाँ भी CH3H है, यहाँ भी CH3H है, तो इसमें कोई CH3H कोई डिस्टेंस नहीं है। तो ये तीनों एक बराबर आपकी, इनकी स्टेबिलिटी एक बराबर है क्योंकि रिपल्सन एक बराबर है, एनर्जी एक बराबर है, तो स्टेबिलिटी भी तीनों की एक बराबर है। और ये स्ट्रक्चर थर्ड रहा आपका, सेवंथ रहा जो 30 डिग्री पर रोटेट किए हैं, CH3 है, H है, इसकी एनर्जी आपकी स्क्यू है गॉड से। तो इसमें सेम चीज, स्टैगर्ड की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, इक्लिप्स की सबसे कम, और स्क्यू की क्या होती है इन दोनों की बीच में होती है आपकी। तो ये आपके क्या नाम है, आप टॉर्सनल एनर्जी यहाँ हमने वैल्यू लिखा है, टॉर्सनल एनर्जी इक्वल टू 3.4 किलो कैलोरी पर मोल या 14 किलो जूल पर मोल। जो हम रोटेट कर रहे हैं आपको 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से 5 में, इसको जब रोटेट कर रहे हैं और अलग अलग कन्फर्मेशंस बना रहे हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी हम बाहर से देखते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन को दूर करने के लिए, टॉर्सनल स्ट्रेन को पार करने के लिए, वो एनर्जी होती है टॉर्सनल एनर्जी। तो प्रोपेन के केस में जो वैल्यू होती है वो होता है 3.54 किलो कैलोरी पर मोल या 14 किलो जूल पर मोल। ये सब याद रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है और ये क्वेश्चन पूछता है, यहीं से क्वेश्चन उठा के देगा कि टोटल एनर्जी ऑफ प्रोपेन, इनके आपका इन कंफर्मेशन आइसोमर्स इज आपका ऑप्शन दे देगा। तो किलो कैलोरी आपका मोल तो 3.4 किलो कैलोरी पर मोल होता है, और जूल्स के केस में 14 किलो जूल्स पर मोल होता है, ये याद रखिए। तो यही है कंफर्मेशन आइसोमर्स इन आपका प्रोपेन का है, ये पूरा का पूरा ये देख लीजिए एक बार। सिंपल है, बट कोई भी आपको बनाना है, किसी भी कंपाउंड को बनाना है, तो ये मान के चलो कि वो कंपाउंड इथेन का डेरिवेटिव। तो इथेन के डेरिवेटिव, इथेन में 2 कार्बन होता है, तो दीवे पहले सबसे पहला काम क्या होता है, जो जिस कंपाउंड का आपको बनाना है उस कंपाउंड के ऐसे में स्ट्रक्चर बनाना। उसके बाद 2 कार्बन शुरू से एक एक करके आप करते जाओ, बाकी ग्रुप को 2 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो आपने इसको सर्कल कर दिया, इथेन आपका हो गया। एक कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, दूसरे के 1 हाइड्रोजन दूसरा, और ये तीसरा जो ग्रुप है एज ए सिंगल ग्रुप आपका, जो तीसरा ये पूरा है CCH3 सिंगल ग्रुप के रूप में काम करेगा, उसको ऐसे लिख लीजिए। तो आपको आसानी होगी कि कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा, ये फॉर्मूला याद रखिए, कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा बनाने के लिए, इसका आप बनाइए क्या नाम है, इस फलाने कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपका कंफर्मेशन आइसोमर्स बनाइए, बहुत आसानी होगा, कुछ नहीं करना। 60 डिग्री 30 डिग्री, मेन 60 डिग्री पर करना और एक स्ट्रक्चर 30 डिग्री कर देना, फिर उसी में देखना है। अब जैसे सारे हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें 1 मिथाइल और 2 मिथाइल है, तब हमें ये देखना है मिथाइल हाइड्रोजन, जिस स्ट्रक्चर में मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में 180 डिग्री का डिस्टेंस है, या 2 मिथाइल ग्रुप है तो उनके बीच में तो आपके 180 डिग्री है। जैसे अभी एन-ब्यूटेन का हम करेंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें 2 मिथाइल ग्रुप आते हैं तो उनके बीच में 180 का, वो स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल होता है, वो भी स्टैगर्ड रहेगा और बाकी भी स्टैगर्ड रहेंगे, लेकिन उनमें भी वो वाला सबसे मोस्ट स्टेबल। इसमें जो स्ट्रक्चर 5 ये मोस्ट स्टेबल है एज कम्पेयर टू स्ट्रक्चर 1 3 एंड 7। चारों क्या है, स्टैगर्ड है, लेकिन उसमें भी ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और मिथाइल के बीच में आपका डिस्टेंस 180 है, बाकी में सिर्फ 60 डिग्री का है, तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो आपका रिपल्सन सबसे कम होगा, एनर्जी सबसे कम होगी, तो आपकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपका कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म इन ब्यूटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब है कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म इन एन-ब्यूटेन। एन-ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला है C4H10, और एन-ब्यूटेन जो हम लिखते हैं तो देखो ये 1 2 3 4, तो CH3 CH2 CH2 CH3। अब आपको जैसे बताया ना कि सबसे पहला मेंबर एल्केन में जो आपको कन्फर्मेशन शो करता है इथेन, उसके हाइयर मेंबर, उसके बाद जो हाइयर मेंबर है, तो ये मान लो कि इथेन के बाद जो भी मॉलिक्यूल हाइयर मॉलिक्यूल, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, तो उसको मान लो कि दीज आर डेरिवेटिव ऑफ इथेन। और उसके लिए क्या बताया कि इथेन जो भी मॉलिक्यूल दिया हो उसमें से 2 कार्बन शुरू से 1 2 3 ऐसे एक एक करके 2 कार्बन को एक साथ सेलेक्ट करो, और उसके बाद फिर क्या करो, उसके साथ ग्रुप पे एस सच करो। आप जैसे इसी में पहले ये जैसे 1 2 3 4 कार्बन है, आपका रोटेशन C1 C2 के बीच में, C2 C3 के बीच में, C3 C4 के बीच आपके बीच में आपका रोटेशन हो सकता है। तो जैसे पहला के C1 C2 मान लो, ऐसे इसको ऐसे किया, ठीक है, C1 C2, तो C1 C2 होगा, तो अब C1 के साथ देखिए यहाँ लिखा ये आपका H इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और बाकी जो एस सच ये ग्रुप है तो C2 और 1 2 3 4 5 C2H5 एस सच ग्रुप, मतलब तीसरा जो ग्रुप इथेन में, इथेन का जो कार्बन है दूसरा कार्बन, उस कार्बन के साथ जो तीसरा ग्रुप प्रेजेंट है वो क्या है, इथाइल ग्रुप आपका। हाइड्रोजन का जब वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया किससे, इथाइल, तो वही बन गया आपका एन-ब्यूटेन।
उसी तरह आ जाओ C2C3 के बीच में, C2C3 के बीच, इन दोनों का आपका जो C2 एंड C3 है, मतलब इसके बीच में आ जाओ, ये ऐसे C2 एंड C3। तो C2C3 अब देखो इसके साथ H, देखो H H, उधर क्या CH3, तो CH3 H सच ले लिए, इधर भी CH और CH3, जो ये पूरा CH3 है, ये पूरा CH3 एक मॉलिक्यूल के रूप में ले लिए, एक ग्रुप के रूप में लिए, तो CH3 एक हो गया CH3। तो ये चेन में आपका ये हो गया, मतलब ये, तो ये चेन का 2 कार्बन हो गए, एक हाइड्रोजन तीसरा मिथाइल ग्रुप, एक इस कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन दूसरा क्या मिथाइल। उसी तरह इसके साथ ये जो मैंने लिया आपका C1 C2 के बीच में, तो एक हाइड्रोजन, एक दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन के साथ जो रियर है एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ग्रुप क्या है, इथाइल ग्रुप। उसी तरह आ जाओ C3 और C4 के बीच में जो लास्ट वाला आपका क्या नाम है, लास्ट जो कार्बन आपका लास्ट C3 C4 जो है, ये वाला, इसको कंसीडर करो। तो अब C4 इधर देखो, ये C4 है, इस C4 के साथ क्या है, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन लिख दिया गया, ठीक। और इस C के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, और ये पूरा ग्रुप, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये पूरा क्या हो गया C2H। तो तीसरा ग्रुप क्या इसमें C2 है, उसके बाद आप इजीली बन जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी एल्कीन का, जिस भी एल्कीन का आपका मैं क्या नाम है एल्फेटिक एल्कीन और भी स्ट्रेट चेन हो, मतलब साइक्लिक नहीं हो, तो उसका अगर दे दे, किसी का दे दे कि इसका आप कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनाइए, तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसका डायरेक्टली ऐसे पर स्ट्रक्चर लिखिए और एक एक नंबरिंग कीजिए, फिर एक साथ 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन, 2 कार्बन, ऐसे उसको राउंड कीजिए। फिर उसके साथ देखिए हाइड्रोजन क्या है, 2 कार्बन, इसके साथ इस कार्बन के साथ 1 2 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा तीसरा क्या है, पूरा ग्रुप। तो ऐसे इसको लिखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी बनाने में, आपका कोई भी कंफर्मेशन, कोई भी कंपाउंड देगा उसका कंफर्मेशन आपको ड्रॉ करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रैगर्ड, इक्लिप्स एंड स्क्यू कंफर्मेशन, जो आपका C1 C2 और C3 C4, क्योंकि दोनों का सेम ही है। यहाँ पर इस कार्बन के साथ C2H5 है, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ, मतलब यहाँ पर रियर कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपको फ्रंट कार्बन के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उनका मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है आपका ये चीज। ये देखिए, ये है स्ट्रेगर आपका, ये जैसे इस कार्बन, ये फ्रंट कार्बन हो गया, इसके 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, रियर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन इथाइल हाइड्रोजन, आपका ये हाइड्रोजन ये इथाइल, ये आपका 60 डिग्री पर, ये सब कितने पर है, ये सब के सब आपके 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री पर प्रेजेंट है, ये हो गया स्ट्रेगर। इसमें देखिए इसके बगल में है इक्लिप्स हो गया, इन दोनों के बीच में ये 30 डिग्री के आसपास है, ये आपका हो गया स्क्यू। ये कन्फर्मेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन-ब्यूटेन अबाउट C1 C2 का है, आप ये भी बना सकते हैं। C1 अभी C2 C3 के बीच में बना के दूंगा, वही आपका मेन होता है, तो उसको बना के अभी पूरा स्ट्रक्चर बना के ड्रॉ करूंगा, तब देखना उसको भी आप इसी तरह। आप इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये 3 स्ट्रक्चर है स्ट्रैगर्ड, इक्लिप्स, आप इसको इजीली बना सकते हैं। इसको रोटेट कर दीजिए 60 डिग्री पर, तो स्ट्रक्चर ऐसे बनते जाएंगे, अलग अलग से कर 6 स्ट्रक्चर बने। उसी तरह ये जो मैंने बनाया है C3 C4, ये जो C3 है और C4 उसके बीच में जो आपका होगा, तो सेम चीज, ये C3 आपका हो गया, C3 फ्रंट कार्बन हो गया, इसके साथ क्या है C2H5H, तो C2H5H, इस कार्बन के साथ 3 H, 1 2 3 H हो गया। ये स्टैगर्ड मैक्सिमम डिस्टेंस, अगर ये मैक्सिमम डिस्टेंस है 60 डिग्री है, तो ये स्टैगर्ड हो गया। ये 0 डिग्री है तो इक्लिप्स हो गया, और ये कितना आपका 30 डिग्री के आसपास है, तो ये आपका हो गया। ये C3 C4 के बीच में जब रोटेशन होगा, ये कार्बन के बीच में जब आपका रोटेशन होगा, तो ये है, और ये आपका जब इस C1 और C2 के बीच में जब रोटेशन करेंगे, तो उसके ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। तो ये है C1 C2 के बीच में, ये है C3 C4 के बीच में। अब हम देखेंगे डिटेल में C2 और C3 कार्बन, ये मेन है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में रोटेशन होगा, तो कौन कौन से स्टैगर, कितने स्टैगर बनते हैं, कितने आपके क्लिप्स बनते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको देखेंगे। उसी से आप इसको भी आप डायरेक्टली आपका इलाबोरेट करके लिख सकते हैं। इसको भी आप जैसे ये पहला स्ट्रक्चर मान लीजिए, रोटेट कीजिए, ये आएगा, फिर रोटेट कीजिए, तो इसी जैसे स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो अब लास्ट में देखते हैं C2 और C3 के बीच में जो आपका रोटेशन के कारण जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे स्टैगर्ड इक्लिप्स, उस स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब है लास्ट में जो एन-ब्यूटेन का कन्फर्मेशन देख रहे थे, तो एन-ब्यूटेन का C1 C2 C3 C4 का देख लिए, कौन कौन इक्लिप्स, स्टैगर्ड और स्क्यू क्या बनेंगे। अब C2 C3 जो मेन आपका है, जिसके कारण एन-ब्यूटेन कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म शो करता है, उसका है वो स्ट्रक्चर आप ये बना है। तो ये देखिए C2 C3 का है, फ्रंट कार्बन है, इसके साथ एक मिथाइल HH, रियर कार्बन एक मिथाइल HH, 60 डिग्री पर रोटेट करेंगे, ये H इसके पास आएगा,
ये इसके पास, ये मिथाइल इसके पास, फिर रोटेट करेंगे ये मिथाइल यहाँ से यहाँ आया, फिर रोटेट करेंगे दोनों मिथाइल एक साथ आ जाएगा, फिर रोटेट करेंगे अगल बगल मिथाइल में आ जाएगा, फिर मिथाइल यहाँ आएगा, फिर ये 7 और 1 सेम मिथाइल इसमें क्या अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसमें देखिए जो स्ट्रक्चर्स आपके ये है स्ट्रक्चर 1 पहला और 7, ठीक है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 5, स्ट्रक्चर 7, ये सब के सब आपके स्टैगर्ड है, क्योंकि स्टैगर्ड में क्या है डिस्टेंस आपकी क्या रहती है 60 डिग्री, तो इसके बीच में क्या है 60, यहाँ भी क्या आपका 60 है, यहाँ भी कितना है आपका बीच में 60 डिग्री है, यहाँ भी कितना 60 डिग्री है, तो मतलब फारदेस्ट अपार्ट। तो आपको स्टैगर्ड आपके जो स्टैगर्ड जो कन्फर्मर्स होते हैं वो कन्फर्मर्स जिसमें आपके जो ग्रुप फ्रंट कार्बन के साथ जुड़े हैं और जो ग्रुप रियर कार्बन के साथ जुड़े हैं उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 60 डिग्री का। तो ये 1, 3, 5 और 7, तो 7, 1 एक ही जैसे, ये 3 या 4 के लिए ये सब के सब स्टैगर्ड है। लेकिन इसमें भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्या है, 1 और 7 देखिए जो मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप आपका 60 + 60 + 60 टोटल कितना 180 डिग्री पर, ये जो मिथाइल आपका दोनों मिथाइल के बीच में क्या है 180 डिग्री का डिस्टेंस, मतलब तो सबसे ज्यादा फारदेस्ट है। अब इन दोनों में देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, इसमें कितना इन दोनों के बीच में कितना आपका ये 60 डिग्री, ये कितना आपका 60 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर 3 में और 5 में आपका दो मिथाइल के ग्रुप के बीच में कितना डिस्टेंस है 60 डिग्री है, और इसमें कितना है 180। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या है फारदेस्ट डिस्टेंस पर है, तो इसमें रिपल्सन कम होगा एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर 3 स्ट्रक्चर 5। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखता है 1 = 7 ग्रेटर देन 3 and 5। तो इसका मतलब ये इसलिए लिखा है क्योंकि स्ट्रक्चर 1 and जो 7 है ये दोनों की जो स्टेबिलिटी है एक बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट में है, आपका 180 डिग्री फार है, फारदेस्ट डिस्टेंस है, तो मिनिमम रिपल्सन है, मिनिमम एनर्जी है, तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है। वेयर एज इन स्ट्रक्चर 3 एंड स्ट्रक्चर 5 में क्या है, दो मिथाइल ग्रुप के बीच में, क्योंकि दोनों के यहाँ बल्कि है, दोनों के नेचर एक है, तो दो मिथाइल ग्रुप के बीच में 60 डिग्री का आपका क्या है डिस्टेंस है। तो इनसे जब कंपेयर करेंगे तो इसके में रिपल्सन ज़्यादा होता है, एनर्जी ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी थोड़ा क्या है कम है। तो वहीं मैंने ये चीज़ यहाँ लिखा है। अब इसमें जो स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर आपका 7 जो कि जिसमें मिथाइल ग्रुप दोनों अपोजिट है, उसको बोला जाता है एंटी स्टैगर्ड, ट्रांस स्टैगर्ड, एंटी पेरिप्लेनर, ये 3 नाम से बोला जाता है। तब जब ये अगर पूछे एंटी स्टैगर्ड, ट्रांस स्टैगर्ड, इसका मतलब जो दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों मिथाइल ग्रुप क्या है एकदम अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री में। आपका जो फ्रंट कार्बन के साथ है वो मिथाइल ऊपर है, तो रियर कार्बन के साथ जो आपका मिथाइल वो कहाँ नीचे 180 डिग्री का आपका क्या नाम है डिफरेंस। बाकी जो दो आपके हो गए स्ट्रक्चर 3 और स्ट्रक्चर 5 जिसमें दोनों मिथाइल के बीच में 60 डिग्री का डिफरेंस है, उसको बोला जाता है गॉच, क्योंकि बीच वाला हो गया ना, तो गॉच स्टैगर्ड या स्क्यू स्टैगर्ड या सिनक्लिनल कन्फॉर्मर्स इसको बोला जाता है। तो जो आपके 60 डिग्री इसमें दोनों मिथाइल के बीच में 60 डिग्री में उनको स्क्यू स्टैगर्ड या गॉच स्टैगर्ड या सिनक्लिनल कन्फॉर्मर बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला केस। दूसरा केस स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 4, स्ट्रक्चर 6, ये 3 में देखिए। अब इसमें देखिए इसके मिथाइल के साथ हाइड्रोजन 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 मिथाइल, इसमें मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और इसमें मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन आपका मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ एक ऐसा केस है जहाँ पर दोनों मिथाइल जो स्ट्रक्चर 4 है जहाँ पर दोनों मिथाइल क्या सेम एक साथ, मतलब 0 दोनों के बीच में आपका डिस्टेंस कितना है 0 डिग्री का, मीन्स एकदम नज़दीक है। तो एकदम नज़दीक है, दोनों सेम ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी भी ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम है। तो कंपेयर करेंगे 2 में 4 में 6 में, तो 2 और 6 ये दोनों एक जैसा है, क्योंकि मिथाइल के साथ हाइड्रोजन, मिथाइल के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, मिथाइल के साथ हाइड्रोजन, मिथाइल के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन। तो ये दोनों स्ट्रक्चर 2 and 6 इन दोनों की स्टेबिलिटी एक बराबर है, और ये मोर स्टेबल है देन स्ट्रक्चर 4 जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक साथ आ रहे हैं। तो ये भी आपका स्टेबिलिटी का है। तो ऐसे स्ट्रक्चर ये मैंने लिखा है, तो जो ये आपका 4 वाला है, ये कन्फॉर्मेंस 4 इन विच बोथ मिथाइल ग्रुप्स आर नियरेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड सिन पेरिप्लेनर या इक्लिप्स मिथाइल कन्फॉर्मर। जो ये स्ट्रक्चर 4 है जिसमें दोनों मिथाइल ग्रुप साथ में है, उस कन्फॉर्मर को बुलाता है सिन पेरिप्लेनर, आपका इक्लिप्स्ड कहेंगे, या फिर इक्लिप्स्ड मिथाइल कन्फॉर्मर, मतलब मिथाइल इक्लिप्स आपका कन्फॉर्मेशन है और कौन है मिथाइल दोनों एक साथ आपके आ गए, तो स्ट्रक्चर 4 को ये बोला जाता है। देन स्ट्रक्चर आपका जो 2 and आपका क्या नाम है 6 है, इनको बोला जाता है एंटी क्लिनल या इक्लिप्स कन्फॉर्मर, आपका एंटी क्लिनल
इक्लिप्स कन्फॉर्मर बुलाता है, एंटी क्लिनल इक्लिप्स कन्फॉर्मर इनको बुलाता है 2 और 6 को। ये जो नेम है ना, ये नेम याद रखिए कि पूछता है एंटी स्टैगर कौन सा इसमें से, आपका क्या नाम है, गॉस स्टैगर कौन सा है, पेरीप्लेनर सिन पेरीप्लेनर कौन है, एंटी पेरीप्लेनर कौन है, ये क्वेश्चन आपको पूछे, यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्या नाम है, आपके जो क्वेश्चन खासे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पूछे जाते हैं। ओवरऑल जब इन पांचों सातों स्ट्रक्चर का अगर आप स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो स्टेबिलिटी है 1 इज सबसे ज़्यादा स्टेबल, 1 और 7 दोनों एक बराबर है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसकी है। देन उसके बाद 3 और 5 है, दोनों बराबर है। उसके बाद फिर 2 और 6 है, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा स्टेबल, आपका स्ट्रक्चर 4 लिस्ट स्टेबल है, और स्ट्रक्चर 1 और 7 मोस्ट स्टेबल है। तो स्ट्रक्चर 1 और 7 जो मोस्ट स्टेबल है उसी को बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड, आपका ट्रांस स्टैगर्ड या एंटी पेरीप्लेनर। और जो आपका स्ट्रक्चर 4 जो लिस्ट स्टेबल है उसको बोला जाता है इक्लिप्स मिथाइल कन्फॉर्मर या सिन पेरीप्लेनर बोला जाता है। तो यही आपका है स्ट्रक्चर, ये 30 डिग्री पर है, इसकी आपका वॉच है। तो ये आपका यही है कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन, ये इंपॉर्टेंट है कन्फर्मेशन इन ब्यूटेन, ये चीज़ आपकी है, तो ये आपका एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो ये है आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो ये आपका आज की इस वीडियो में कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म पूरा आपका कंप्लीट, क्या कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म होता क्या है, किस लिए अराइज होता है, कैसे अराइज होता है, फिर उसके बाद कुछ उसमें टर्म्स जो कन्फर्मेशन आइसोमर्स को जो हम वो तो 3 डायमेंशनल होता है, तो उसको 2 डायमेंशनल में जो हम रिप्रेजेंट करते थे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही नीमन प्रोजेक्शन है, नीमन भी स्टैगर्ड है, इक्लिप्स है, आपका क्या नाम है, गॉच है। देन उसके बाद आपका कुछ टर्म्स हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन, आपका स्टेरिक स्ट्रेन, ये सब कुछ इसमें आपका इसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, टॉर्सनल एनर्जी, आपका टॉर्सनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, आपका इसे पूछा जाता है, वो चीज़ एक्सप्लेन किए। देन आपका कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड आपका ब्यूटेन। सबसे सिंपल चीज़ क्या है, इथेन पहला मेंबर है जो कन्फर्मेशन इथेन आपको क्या नाम है कन्फर्मेशन आइसोमर शो करता है, पहला मेंबर है जो एल्केन में। तो उसके बाद बाकी कंपाउंड को मान लीजिए बनाने का, जैसे कोई भी दे देगा तो सबसे अच्छा तरीका आपको जो बताया कि आपको क्या करना है, जो स्ट्रक्चर है उसको, जो कंपाउंड दिएगा उसको स्ट्रक्चर आपको जो लीनियर फॉर्म में लिखते हैं CH3 करके लिखिए। उसके बाद नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 करके, जैसे मैंने एल्केन में किया था, नंबरिंग कर, ब्यूटेन में किया था, नंबरिंग कर दीजिए। उसके बाद उसमें इथेन को खोजिए, मतलब 2 कार्बन। उसके बाद कार्बन के साथ देखिए कौन कौन सा ग्रुप है, एक साथ अगर किसी कार्बन के साथ, जैसे था कार्बन के साथ 2 कार्बन और CH3 तो उनको एक ग्रुप मानिए। मतलब आपको मानना है कि जो भी कंपाउंड जिसका दिया गया दे आर डेरिवेटिव ऑफ इथाइल इथेन, जिसमें एक इथेन में क्या होता है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, तो तीनों हाइड्रोजन में से कुछ हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है किसी अल्काइल ग्रुप से। इसके बाद अल्काइल ग्रुप आप लिख दीजिए, फिर बना लीजिए अब इसी तरह रोटेट करके, तो ईजी हो जाएगा आपको बनाना। तो ये मान के चलिए कि जो भी है अल्केन वो डेरिवेटिव ऑफ इथेन है, मान के चलिएगा वैसे बनाइएगा। तो आपको कोई भी आए आता आपको कुछ नहीं, बस इतना कंसेप्ट रखिए, आपको कोई भी दे देगा क्वेश्चंस, कोई भी एल्केन, हेक्सेन, डिकेन, आपका नोनेन, कोई भी दे देगा, आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो यही है आज की वीडियो में इतना ही। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, आता है। नेक्स्ट वीडियो में कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन भी आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डालेंगे आपको कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तब पढ़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी अगर आपको चाहिए, आपको और भी टॉपिक से चाहिए तो कमेंट कीजिए, क्वेश्चंस डाउट हैं तो उसको भी आप कमेंट कीजिए, उसको मैं सॉल्व करके उसके वीडियो बना के आपको डालूंगा। इस वीडियो को आपका आइसोमेरिज्म जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक वीडियो में आपका जो भी क्वेश्चंस पिछले 5 साल में नीट में, IIT JEE मेंस एडवांस में आया उसको सॉल्व करके आपको एक वीडियो बना के आपको डालूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब रेफर कीजिए। बाय बाय।